हेलो। हेलो। मतलब तुम्हें समझदारी तो है, थोड़ी 5-7 सेकंड बाद आती है, लेकिन आ तो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलता है, इतना तो चलता है, कोई नहीं। समझदार तुम लोग हो। ओके, आवाज आ रही है? लास्ट। जिसको नहीं आ रही एक बार हाथ खड़े करो। आवाज नहीं आ रही, उनका भी इलाज कर देते हैं। ओके, सबको आ गई ना? क्या ताकत है मेरे में। अब ज्यादा आने लग गई। और पीछे जाना है? नहीं। आपको आ रही है लास्ट कॉर्नर आवाज? ओके, बढ़िया। हम पढ़ रहे थे मृदा जल, सोइल वाटर पढ़ रहे थे। इतना क्या तुम अजीब ऐसे वियर्ड एकदम रिएक्शन दे रहे हो? सोइल वाटर पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे ना? क्या भूल गए? अच्छा, हम मृदा जल पढ़ रहे थे, और मृदा जल में मैं एक बात बता रहा था आपको कि मृदा जल जो है वो 3 प्रकार का होता है: होलार्ड, केसार्ड, एकार्ड। और फिर मैंने कहा होलार्ड क्या होता है? संपूर्ण जल मिट्टी का। केसार्ड कौन सा होता है? उपलब्ध जल। और अनुपलब्ध जल कौन सा? एकार्ड। फिर मैंने कहा था कि मृदा के रंध्रों में उपस्थित जल ही क्या कहलाता है? मृदा जल कहलाता है। और ये मृदा जल कितने प्रकार का है? भौतिक रूप से कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? जो गुरुत्वाकर्षण के साथ चला जाता है वो। जो मिट्टी में नहीं रुकता वो। जो, अरे नहीं रुकता वो। जो नहीं रुकता वो गुरुत्वीय। कौन सा? तुक्के मार रहे हैं कि पहली बार गुरुत्वीय आंसर था तो दूसरी बार तो होगा केसीए। फिर एक और पूछा कि सर आदर तक रही। अरे भैया, क्वेश्चन सुनना है। तुक्के। हाँ, वापस सुनो। जो मिट्टी में नहीं रुकता, जो बड़े रंध्रों में रहता है, गुरुत्वीय। जो बड़े रंध्रों में रहता, कौन सा? अरे जो बड़े रंध्रों में रहेगा वो रुकेगा। जो अकेशीय रंध्रों में रहता है, गुरुत्वीय। जो केसीय रंध्रों में रहता है, केसीय जल। जो केसी के रंध्रों में रहता है वो कौन सा है? अच्छा, पौधे को उपलब्ध सारा का सारा उसका एक हिस्सा मिलता है। जो मिट्टी के कणों की सतह पर बहुत आकर्षित होते हैं वो वाला। जो वायुमंडल की आर्द्रता से मिट्टी को मिलता है वो आर्द्रता ग्राही। कौन सा जल? अच्छा, आपका गुरुत्वीय जल कहां से कहां तक होता है? 0 से 0.33 बार तक। 0 से 0 पॉइंट। तनाव है तो प्लस में, और विभव है तो ओके। आपका केशीय जल 31 बार ना? ओके। और उसके बाद का जल कौन सा? कितने लिख लिए थे? कौन कौन से? केसी की लास्ट लाइन क्या लिखी थी? इसका कुछ भाग मिट्टी को पादप को अवेलेबल होगा, लिख लिया था ये। ओके, तीसरे नंबर पे लिखिए आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कौन सा जल होता है? जो मृदा कणों की सतह पर बहुत ही ज्यादा प्रबलता से जुड़ा रहता है वो वाला जल। अब बहुत ज्यादा प्रबलता से मिट्टी से जुड़ा है तो पौधे को मिलेगा। अरे भाई, पौधे को भी पौधे को चाहिए तो पौधा पहले अपने सतह पर जोड़ेगा। अब वो किसी और से जुड़ा हुआ है तो वो फिर पौधे से जुड़ेगा। तो ये पहले से ऑक्यूपाइड है, पहले ही मिट्टी का है। जो मिट्टी का है पहले से, वो पौधे को नहीं मिलेगा। अब इसको हटाना है तो एक ही तरीके से हटाया जा सकता है। मिट्टी को आपको इतना ज्यादा गर्म करना है कि वो जो पानी है वो क्या बन जाए? भाप बन जाए। तो इसको सिर्फ किस रूप में उड़ाया जा सकता है? भाप के रूप में। वरना पानी के रूप में उड़ाना इसको पॉसिबल, पानी के रूप में इसको हटाया, सिर्फ किस रूप में हटाया जा सकता है? भाप के रूप में। किस रूप में? भाप माने जल वाष्प, वाटर वेपर के रूप में। ओके, तो लिखिए आर्द्रता ग्राही जल वह मृदा जल, दैट सोइल वाटर, जो मृदा कणों की सतह पर
परबल आसंजन बलों द्वारा जुड़ा रहता है। क्या कहलाता है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, मृदा जल तनाव कितना होता है? कितना होता है? 31 बार से अधिक। तनाव बहुत ज्यादा है, 31 से भी अधिक है, तो जल की मात्रा क्या होगी? इसमें जल की मात्रा क्या है? कम है। अरे भैया, जहां बार तनाव कम वहां जल ज्यादा, और जहां तनाव ज्यादा वहां जल। तो याद रखना, जल बराबर धन। जल बराबर क्या है? धन है, पैसे हैं, मनी है। अब तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, आदमी टेंशन में आएगा, मतलब धन क्या हो रहा है, मतलब जल क्या हो रहा है। अच्छा, तनाव कम है, आदमी एकदम फ्री, टेंशन फ्री है, मतलब धन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये समय आएगा एक टाइम जब धन ही तनाव बढ़ाएगा। आदमी के पास पैसे होते हैं तो ज्यादा टेंशन आने लग जाती है। इतना ध्यान नहीं रखना, अपने अपने कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा फिर, ज्यादा दार्शनिक नहीं। आपको समझना कि अभी क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे धन ही तो चाहिए, पैसे चाहिए ना, तभी तो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। कि कोई क्या चाहिए? गांधी जी चाहिए। ओके, तो याद रखना, आपको ये जल समझ में आना है कि तनाव बढ़ेगा, तनाव अधिक होगा तो जल की मात्रा क्या होगी। तो याद रखना, आर्द्रता ग्राही जल बहुत ज्यादा जल नहीं होता, इसलिए तो पौधे को मिलता। तो याद रखना, आर्द्रता ग्राही जल पौधे को मिलता तो पादपों को क्या होता है? अनुपलब्ध होता है। लिख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिख लिया। लिख लिया सबने? अरे स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं क्या? ओके, अब आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं, और कौन सी बात हमने अभी तक लिख ली? ओके, आर्द्रता ग्राही जल लिख लिया। ये 3 प्रकार के जल हो गए। कैसा वर्गीकरण है ये? भौतिक वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण है? और दूसरे नंबर पे लिखिए जैविक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? पहले नंबर पे भौतिक वर्गीकरण लिखा, दूसरे नंबर पे जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी कितने टाइप का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो याद रखना, जैविक वर्गीकरण में भी 3 प्रकार का है। एक है आपका स्वतंत्र जल। कौन सा जल? स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब फ्री वाटर है। एक है आपका उपलब्ध जल। कौन सा जल? उपलब्ध को बोलते हैं प्राप्य, प्राप्त जल, प्राप्य जल, अवेलेबल वाटर। एक जल है आपका, कौन सा वाला? कौन सा? अरे अनुपलब्ध जल। कौन सा जल? अप्राप्य। एक प्राप्त हो जाता है, एक प्राप्त नहीं होता। किसको? पौधे को। अनअवेलेबल वाटर। देखते ही देखते दिवाली से होली आ गई है।
वापस दिवाली आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा एग्जाम अभी, आज डेट आ गई फाइनल, कौन सा मार्च, आज है 7 मार्च, कल है, कल से फिक्स, और महिला दिवस के दिन ही तुम्हारा एग्जाम है, संडे, और नेक्स्ट आपका जो 8 मार्च, 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है, वुमेन्स दिवस ना, महिला दिवस। हाँ, तो अगले महिला दिवस पे तुम्हारा जो है एग्जाम होने वाला है। अब देखो कितनी महिलाएं सिलेक्ट होती है, हो जाएंगी सारी, देखते हैं। ओके, स्वतंत्र जल, उपलब्ध जल और फ्री वाटर, अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर। एक बार बताओ क्या होता है। स्वतंत्र मतलब जिसके ऊपर किसी का कोई अधिकार, जो मुक्त रूप से बहता, तो ऐसा हमने पहले और पढ़ा था, कौन सा जल, गुरुत्वीय जल। तो ये कौन सा जल होता है, याद रखना, गुरुत्वीय जल ही होता है। कौन सा जल होता है, गुरुत्वीय जल। अच्छा, गुरुत्वीय जल कहां से कहां तक होता है, 0 से 0.33 बार तक, तो याद रखना 0 से 0.33 बार तक। उपलब्ध जल, ये जल होता है 1/3। अच्छा, 1/3 को हम 0.33 लिख सकते हैं, 0.33 से लगाकर 15 बार तक जो जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपलब्ध या प्राप्य जल। और 15 बार से अधिक पर जो जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्राप्य जल। लिख लीजिए तीनों। क्या हो गया, डाउट पूछो। हाँ, नहीं नहीं, आप, मैं क्लियर करूंगा, नो टेंशन रहो। अच्छा, जगह नहीं, तो वो मैं क्लियर नहीं करूंगा। तो ये तो जगह तो भाई तुम्हें लानी पड़ेगी, मैं प्लॉट खरीद के नहीं दे सकता। तो इसके आगे वाली जगह का क्या किया तुम लोगों ने, किराए पे दे दी होगी ना, हाँ सही है। अच्छा, इंग्लिश लिख लिया, सही है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ी इसके बीच में, ऐसे दिमाग नहीं लगाया कोई नहीं। अरे मेरे पास तो क्या है, कैसे इसको बोर्ड को छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, तुम्हारे पास ऐसा पावर आई नहीं अभी तक। आ जाएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे कॉपी वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, बच्चे सारे यहाँ टैबलेट लेके बैठेंगे, टैबलेट पे नोट्स बनाएंगे वो लोग। इवन जो यहाँ चल रहा होगा वो उनके टैबलेट पे भी आ जाएगा, तो उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो सिर्फ देखेंगे। इवन उनके हाथों हाथ माइंड में सिर्फ चलेगी, और बुक भी किताब माइंड में चली जाएगी, तो वो क्लास भी नहीं लेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा, आगे आने वाले टाइम में एग्जाम भी। अब आप देखो कितना हम बदल गए हैं। आज अब तुम गूगल यूज करते हो, तो गूगल आपसे पूछता है कि आप ह्यूमन है कि नहीं है, कहीं आप रोबोट तो नहीं है, और उस रोबोट वाला, और वो वेरिफिकेशन मांगता है, जो खुद रोबोट है वो हम पे शक कर रहा है। आपने देखा गूगल यूज किया है कभी, कोई चीज डाउनलोड करनी होती है उससे पहले बोलते, या कोई आप वो बोलते कीवर्ड्स ये टाइप करो, कि क्या पता आप रोबोट है कि नहीं है। तो आप गूगल में आपने कुछ टाइप किया, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपका पहले टेस्ट होगा, लेगा कौन, एक रोबोट आपका टेस्ट लेगा, वो रोबोट ही तो है, एक सॉफ्टवेयर है, वो आपका टेस्ट लेगा। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी रोबोट है। फिर वो उनको आप बताएंगे नहीं हम रोबोट नहीं है, तो फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, यस यू आर नॉट ए रोबोट, और फिर बोलेंगे यस आप यू आर ह्यूमन, एंड फिर आपका काम जो है शुरू हो जाएगा। अब देखो कितना मतलब बदल गया है, कि आदमी का आदमी परीक्षण ले चलता है, आदमी का आदमी टेस्ट ले तो चलता है, लेकिन टेस्ट ले कौन रहा है, रोबोट। और ले किस बात के लिए रहा है, कि तुम हमारी जमात के तो नहीं हो, कहीं बोलते नहीं 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 हो, तो फिर तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो आज देखो अब कितना बदल गया है। अच्छा, बहुत कुछ तो अब बदला है, लेकिन अपन महसूस नहीं कर पा रहे। हमें कभी लगता था कि जो टीवी में दिखता है क्या हकीकत में हो सकता है, तो हमें लगता था नहीं हो सकता। ये आज से बहुत पुरानी बात नहीं है। जब हम बचपन में थे तो हम ऐसे सोचते थे कि यार कभी मूवी देखते सीरियल, तो गरम गरम खाना पक के आता था, और हम सुबह का बचा वो खा रहे होते थे दिन में। तो वो बोलते यार ऐसा हो जाए कि जो टीवी में दिखे वो हाथों हाथ ऑर्डर करे अपने पास आ जाए। आता है आज 30 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में डिलीवरी का ऐप आ गए, जेप्टो, 10 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो आपका फ्री मिल जाएगा। वो अभी डोमिनोज वगैरह समथिंग आया था, वो बोले आपके 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो फ्री पिज्जा डिलीवर करेंगे। तो ये कितना, ब्लिंकिट, हाँ ब्लिंकिट एक और आ गया, ब्लिंकिट, हाँ 10 मिनट वाला शायद ब्लिंकिट है। हाँ, अब देखो कितना कुछ बदल गया है। और जो आप देखो नमकीन का एक पैकेट देखा, अरे यार रूम पे बैठा हूं खाने की इच्छा हो रही, हाथों हाथ ऑर्डर किया, बंदा आएगा रूम पे देके चला जाएगा, हो गया ना। अब धीरे धीरे, अच्छा आज से पहले आपके ताऊ जी को, आपके पिताजी को, उनका बचपन पूछिए कि कभी आपको किसी से बात करनी होती तो वो पत्र लिखते थे। आज किसी को पत्र लिखना आता है क्या तुम्हें? एप्लीकेशन के लिए क्लासेस लगती है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है उसकी क्लासेस लगती है। पहले के लोग क्लासेस
लेकिन फिर भी पत्र जो आपके इनफॉर्मल लेटर होते थे वो लिखे होंगे। अच्छा, आपके पिताजी और ने लिखे होंगे, कहीं दूर जॉब करते होंगे, तो आजकल पत्र का नाम आते एक ही पत्र माइंड में आता है, समझ रहे हैं? लेटर का नाम आते एक ही लेटर आता है माइंड में, लेकिन पहले के लोग लेटर से ही बात करते थे, तो वो लेटर ही लिखते थे। तो अब आप देखो पूरा बदल गया। आज कोई लेटर लिखना आता है क्या? तुम किसी लिखा है लेटर कभी? नहीं। मत लिखना। अब तुम लेटर लिखोगे तो लेटर वाला अलग हिस्सा हो गया वो लेटर का। अब आजकल सारे लेटर की जगह पूरी की पूरी चैट आ गई है, तो अब आप चैट करने लग गए। अब बात करनी होती घर पे तो बहुत इजी हो गया है। पहले जो बाद में बंदा पढ़ने जाता था बाहर, तो वो महीनों महीनों घर के कांटेक्ट में ही नहीं रहता था। घर पे किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी तय हो जाए। अब मेरे ताऊजी की या फिर मेरे अंकल की शादी थी और पिताजी कहीं जॉब करते थे, तो शादी हो गई और उसके 3 महीने बाद, मतलब मिठाई जो बनाई होगी ना वो भी नहीं बची थी, उसके बाद पिताजी आए और पता चला कि शादी तो हो गई। देखिए, तो ये इन्फॉर्म आजकल ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आजकल तो शादी नहीं, सगाई के भी 3 महीने पहले सब पूरे घर को पता होता है कि ये बात चल रही है, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको एग्जाम देने की आवश्यकता, इन पूरे के पूरे धरती पर कौन राज करेगा? हाँ, जो ये ऑटोमेटिक मशीन बना रहे हो, मशीन राज करेगी और मशीन ही सारा काम करेगी। करेगी? आपको लगता है नहीं करेगी, क्योंकि मशीन ने बहुत कुछ बदल दिया है, अपने को पता नहीं चल रहा है। आप खुद देखो ना, आपने कितनी चीजें बदल दी है। पहले लकड़ी बीनने जाते थे, लकड़ी लेके आते थे, चूल्हे में जलाते थे, पानी गर्म करते थे, फिर नहाते थे। आजकल जाओ, हाथों हाथ इंस्टेंट 5 मिनट में पानी गर्म है, शॉवर में आएगा, नहा लो। टाइम टाइम क्या हो गया है? कम हो गया। तो पहले आदमी बिजी रहता था, लकड़ी लेने लाने में, चूल्हे में जलाने में, गर्म करने में 3 घंटे जाते थे, तो 3 घंटे का बंदे का काम रहता था। आज 5 मिनट में वो नहा लिया। तो मुझे बताओ, बाकी बचे हुए 2 घंटे 55 मिनट क्या करेगा वो? हाँ, वो फालतू के काम करेगा। ओके, अब आपको 3 प्रकार के जल समझ में आए। पहला कौन सा? स्वतंत्र। दूसरा और तीसरा? जो पौधे को मिलता है वो उपलब्ध जल। कौन सा जल? और जो पौधे को नहीं मिलता वो? जो मुक्त रूप से बहता है वो, जो गुरुत्वीय जल जैसा है, मतलब गुरुत्वीय जल मुक्त रूप से बहता है, तो जो बहता है वो कौन सा जल? स्वतंत्र जल। ओके, अब हमें कुछ और बातें ऐसी पढ़नी है जो हमें ये बताती है कि ये पॉइंट पर कितना पानी रहेगा। जैसे मैं एक बोलूं अधिकतम जल धारण क्षमता, तो लिखिए मृदा जल स्थिरांक, सोइल वाटर कांस्टेंट, मृदा जल स्थिरांक। और स्थिरांक में लिखिए सबसे पहले अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता क्या होता होगा? नाम से पता चल रहा होगा कुछ? क्या पता चल रहा है? वर्ड अधिकतम तो तुम भूल गए। जल को धारण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता। अधिकतम का मतलब, अरे भैया, एक मिट्टी अधिक से अधिक कितना पानी रोक सकती है? यदि उसको हम सारी फेवरेबल कंडीशन दे, खूब सारा पानी पड़ा है सोइल के अंदर, तो कितना पानी अपने अंदर धारित कर सकती है, कितना पानी अपने अंदर समा सकती है। आप समझिए, मैंने एकदम तवे पे गर्म की हुई मिट्टी को इसके अंदर भर दिया, एक जितनी आई इतने इसके अंदर पूरी भर दी। यहां तक भरने के बाद क्या पानी डालूंगा तो पानी ऊपर से गिर जाएगा या अंदर रिस के जाएगा? क्योंकि हमें सबको पता है कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? रंध्र, और रंध्र पानी सोख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पानी डालना शुरू किया, पानी अंदर आना शुरू होगा, शुरू होगा। कब तक आएगा? क्या अनलिमिटेड पानी आएगा क्या? नहीं, ये अक्षत पात्र नहीं है, इसका भी एक लास्ट एंड आएगा। जब हम पानी डालेंगे, 500 ml डाला, तो 500 ml के बाद में हमें पता चला कि अब पानी की एक बूंद भी डाली तो क्या हो जाएगी? बाहर गिर जाएगी। मतलब 500 ml अधिकतम जलदान क्षमता इसकी क्या है? अधिकतम। तो 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 200 ग्राम, 200 किलोग्राम, 1 हेक्टेयर, कितनी भी मिट्टी का कितना पानी उसके अंदर अधिकतम रह सकता है, उसको हम बोलते हैं अधिकतम जल धारण। मुझे बताओ कितना रह सकता है अधिकतम? अधिकतम कितना पानी रह सकता है? अरे कोई नंबर में नहीं बताने हैं, तुम बताओ। तुम तो क्वांटिटी बताने लग गए, टैलेंटेड। मुझे भी नहीं पता आज तक क्वांटिटी। यस, कौन बोला? जितने रंध्र अवकाश है। और रंध्र अवकाश कितने हैं? अरे समझो ना कि भाई मिट्टी में कितना पानी आ सकता है, जितने रंध्र अवकाश। और रंध्र अवकाश कितने?
तो अधिकतम रंध्रावकाशों के बराबर पानी आ सकता है, क्योंकि रंध्रावकाश में ही पानी जाता है। रंध्रावकाश भर गए, पानी अब अंदर वापस एंटर करेगा नहीं। पानी का अंदर एंटर करना क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। ये आगे बात करेंगे। तो याद रखना, अधिकतम जल धारण क्षमता उसके रंध्रावकाश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जितना ज्यादा रंध्रावकाश, पानी उतना ज्यादा अंदर जाएगा। जितना कम, यदि किसी मिट्टी में टोटल रंध्रावकाश 25% है, तो उसमें अधिकतम पानी कितना जाएगा? 40 है तो, 50 है तो, 100 है तो, जो पॉसिबल। अरे भाई 100 कैसे हो सकता है रंध्रावकाश? 100 का मतलब तो मिट्टी है ही नहीं, सारा रंध्रावकाश ही तो है, मतलब सारी हवा ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अधिकतम जल धारण क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम। देखो, अधिकतम तो क्या बोलते हैं? जल को क्या बोलते हैं? धारण को बोलते हैं होल्डिंग, और क्षमता को बोलते हैं कैपेसिटी। तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लिखिए। मृदा की वह स्थिति जब संपूर्ण रंध्र जल से भरे हो, जल से भरे हो, संतृप्त मृदा कहलाती है। क्या मृदा कहलाती है? सैचुरेटेड सॉइल। याद रखना, जब मृदा के सभी रंध्र जल से भरे हो, उसको हम बोलते हैं संतृप्त मृदा। कौन सी मृदा बोलते हैं? संतृप्त मृदा। मुझे वापस मत पूछना सर ये MWHC क्या है? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अधिकतम जल धारण क्षमता। समझना, मैं एक बार लिखिए फिर मैं समझाता हूं दोनों ही बातें। अच्छे से समझना क्या बातें बोल रहे हैं लोग, एक बार ध्यान से लिखिएगा। मृदा की वह स्थिति जब संपूर्ण रंध्र जल से भरे हो, क्या कहलाती है? संतृप्त मृदा, सैचुरेटेड सोइल कहलाती है। अब सैचुरेटेड सोइल के अंदर जितना पानी है वही उसकी क्या कहलाती है? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब जब सारे रंध्र क्या होते हैं? जल से भरे होते हैं। तो याद रखना, ऐसी अवस्था में सारे रंध्र, मतलब मिट्टी पूरी गीली है, पूरी की पूरी पानी से तृप्त है, मतलब अब उसको और पानी चाहिए नहीं। संतृप्त समझते ना, सैचुरेट। क्या अब आज मैं संतृप्त हो गया, तृप्त हो गया, मतलब जितने खाने की भूख थी, जितनी पढ़ने की भूख थी, वो पूरी कंप्लीट होगी। आज तो मैं तृप्त होके पढ़ा, मतलब जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा। तो सोइल कभी तृप्त कब होगी? जब उसके सारे रंध्र किससे भर जाएंगे? और जब सारे रंध्र जल से भर जाते हैं, तब जितना पानी होता है वो क्या कहलाता है? अधिकतम जल धारण क्षमता कहलाती है। लिख लिया सबने? हर खांसी में ऐसे लगता है ये लास्ट वाली खांसी है। मूवी में देखा है, एक बुढ़ा सा लेटा होता है और उसको एक खांसी आती है, बेटा सुनना और चला जाता है। वो ऐसे बताते बताते जाता है। हर मूवी में कभी बुढ़ा ऐसे नहीं गया है। वो बोलेगा बेटा, वो मेरे छोटे वाले को बेटे को बुलाओ, वो एरोप्लेन से आएगा, पता नहीं कहां, शांत समुद्र पार है, वो आएगा दौड़ते दौड़ते, और वो बोलेगा, देखते ही दरवाजे पे देखेगा, बेटा, ऐसे करते ही गया। और वो बात उसके अलावा किसी को नहीं बताएगा। वो पहले बता देता तो सबको पता चल जाती। अब वो देखी होगी ना तुम, धमाल, धमाल मूवी देखी कि नहीं देखी? उसमें क्या होता है? वो एक्सीडेंट से मरता है, और वो बोले गोवा में बड़े से डब्लू के नीचे क्या है? हाँ, लेकिन उनके टीम में एक मूर्ख होता है, वो सबको बता देता है कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि इन्होंने बोला है कि गोवा में बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ पड़े। ये बात हम किसी को बताते बताते बता देते हैं। ओके
ओके, अब देखो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में सारे रंध्र किससे भरे हुए हैं? तो यहां पे 100% जल होता है। क्या सारा पानी पौधे को उपलब्ध होता है? क्या नहीं होता। तो याद रखना, संपूर्ण रंध्र मतलब सूक्ष्म और वृहद दोनों ही रंध्र किससे भरे होते हैं? जल से। सूक्ष्म व वृहद दोनों रंध्र जल से भरे होते हैं। एक बात और बताओ कि भैया मृदा जल तनाव कितना होगा? मृदा जल तनाव कितना होगा भाई? कितना होगा? सब सारे रंध्रों में जल है, पूरे घर की तिजोरियां, बैंक बैलेंस सब भरा हुआ है, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, तो जीरो टेंशन है। कितना है? जीरो। तो मृदा जल तनाव है जीरो। इस बिंदु पर मृदा जल को कोई तनाव, कोई जल को, किसी मृदा को कोई तनाव नहीं है, सब तनाव से मुक्त है। अब अपन थोड़ा समझते हैं, अपन फील्ड में चलते हैं। हम सब इमेजिन कीजिए कि अभी हम किसी खेत में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? खेत में। एक हमें प्लॉट दिख रहा है, खेत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उस खेत में थोड़ा पानी कम था, तो हमने क्या किया, भैया की सहायता से, जो भी वहां फील्ड पे काम कर रहे थे अपने किसान भाई, उनको बोला भैया कोई इरिगेशन देने का होगा सोर्स? बोले ठीक है। तो हमने इसके ऊपर इरिगेशन करवा दी। इरिगेशन माने सिंचाई करवा दी। सिंचाई करवाई कि तो सारे रंध्र भरेंगे, और एक समय ऐसा आया कि सारे रंध्र भर गए, पानी ऊपर बहने लग गया। हमने सिंचाई वाला बटन कर दिया बंद। अब ऐसी कंडीशन में जब सारे रंध्र भरे हुए हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब मिट्टी के संपूर्ण रंध्र जल से भरे होते हैं, तब मृदा जल की अवस्था क्या कहलाती है? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इधर हो जाओ ना, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब दिख रहा है सबको? ओके, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब पूरे रंध्र भरे हुए जल से। अब किसान को बोल दिया हमने कि भैया, किसान भैया, आपको इरिगेशन देने की आवश्यकता, और हमने फोन लगाया इंद्र भगवान को कि बारिश करने की भी आवश्यकता, और हमने इस मिट्टी को 2 दिन 3 दिन वहीं बैठ के देखने लगे। अब हम चारों तरफ बैठ गए खेत के, और हम मिट्टी को देख रहे हैं। 2 दिनों बाद, कितने दिनों बाद आप देखेंगे कि 2 दिनों तक कुछ पानी हमेशा नीचे की ओर जा रहा है। 2 दिनों तक, कितने दिनों तक? 2 दिनों तक इसके अंदर का जो पानी है वो अब बह नहीं रहा ऊपर, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी सूख रही है। कैसे सूख रही है? कि पानी जो है ना सर, वो कहां जा रहा है? नीचे जमीन की तरफ जा रहा है। और आप सभी को पता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं परकोलेशन, मिट्टी के अंदर जाना। अच्छा, ये क्यों जा रहा है नीचे? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। किस बल की वजह से? तो जब मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे 0 बार था, तो यहां से पानी थोड़ा कहां गया? नीचे की तरफ। कितने दिनों तक? 2 से 3 दिनों तक। तो 2 से 3 दिनों तक जो गुरुत्वीय जल गया जो नीचे की तरफ, अच्छा नीचे की तरफ जाता है वो जल कौन सा? गुरुत्वीय। कौन सा जल? तो गुरुत्वीय जल नीचे की तरफ गया। कितने दिनों तक? उसके बाद में हमने देखा यार कि अब मिट्टी के अंदर से पानी नीचे नहीं जा रहा है। मतलब मिट्टी में भी ऐसी कैपेसिटी है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पानी को अपने अंदर रोक के रख सकती है। रोक के मतलब मिट्टी अपना संपूर्ण जल गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाने, कुछ पानी मिट्टी के अंदर रुक गया है, तो 2 से 3 दिनों बाद जब पानी नीचे जाना बंद हो जाए, उस बिंदु को बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। क्या कहते हैं भैया? वापस सुनना, कि जब हम एक मिट्टी को पूरा संतृप्त कर दे और 2 से 3 दिन तक छोड़ दे, तो 2 से 3 दिन तक के बाद पानी नीचे जाना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। किस वजह से? किस वजह से? मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की क्षमता क्या कहलाती है? किसके खिलाफ? गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ। अब पानी नीचे जाना क्या बंद हो जाएगा। तो पानी जो नीचे गया है वो कौन से रंध्रों से गया है, और जो रुक गया है वो कौन से? तो याद रखना, क्षेत्र क्षमता पे कौन से रंध्र भरे होते हैं? सूक्ष्म रंध्र। अब हमने देखा कि इस खेत के अंदर पौधे भी है। क्या है? और पौधे अपने जिंदा रहने के लिए क्या यूज करते हैं? पानी, ऑक्सीजन करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पानी। तो पानी यूज करते हैं। अब ऐसे तो बोले पोषक तत्व तो यूज करते हैं सर, नहीं नहीं गलत पढ़ा रहे सर, वायु के साथ CO2 भी यूज करते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पानी। क्या यूज करते हैं? पानी। तो जल जब पौधे यूज करेंगे तो मिट्टी में जल बढ़ेगा कम होगा? अरे भैया पानी पी लिया पौधे ने, तो मिट्टी से तो क्या हो गया? तो मिट्टी एक घड़ा है, घड़े में पानी क्या हो गया? मतलब सूक्ष्म रंध्रों से ही तो पानी पिएगा, क्योंकि बड़े रंध्रों में तो सूक्ष्म रंध्रों से पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होता गया, होता गया, अरे नहीं हुआ, ज्यादा ही कम हो गया, कम होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि पौधे को भी पानी मिलना क्या हो गया?
अब पौधे को भी पानी, अच्छा पौधे को पानी नहीं मिलता तो पौधा क्या करता है? मरता नहीं है। कौन मरा है आज तक ऐसे सीधे ही बिना धमकी दिए? कौन मरता है? पहले धमकी देगा, पौधा क्या देगा? धमकी देने को बोलता है मुरझाना। क्या बोलते हैं? तो एक बिंदु आएगा जब पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। क्या करना शुरू हो जाएगा? उसको बोलते हैं अंतिम मुरझान बिंदु। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं PWP, परमानेंट विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग, स्थायी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? स्थायी मलानी बिंदु। कौन सा बिंदु? स्थायी। अब समझना वापस, जब जब पूरी की पूरी मिट्टी के रंध्र जल से भरे हुए थे, उसको क्या बोलते हैं? अधिकतम जल धारण। उस पे तनाव कितना? पानी किस में रहता है? दोनों में, वृद्ध और। अब 2 से 3 दिन तक उस मिट्टी को छोड़ दिया तो पानी कहां जाएगा? कौन से रंध्रों का? अब वृद्ध रंध्रों में जल सिर्फ किस में रहेगा? सूक्ष्म रंध्रों का जल नीचे। इस क्षमता को क्या कहते हैं? फिर पौधे ग्रहण करेंगे तो पानी और क्या होगा? कम होगा। और क्या होगा? कम होगा। और एक समय में पौधे को भी पानी, उस बिंदु को क्या मिलेगा? स्थायी मुरझान। इस बिंदु पर पानी नहीं दिया तो पौधा क्या हो जाएगा? तो यहां पौधे को अंतिम रूप से पानी देना ही होता है। आगे बात समझ में? एक समय बाद ऐसा आता है कि सूक्ष्म रंध्रों से भी पानी क्या हो जाता है? खत्म। एक टाइम बाद क्या हो जाता है? सूक्ष्म रंध्रों से भी पानी क्या हो जाता है? अब सिर्फ पानी मिट्टी के कण की सतह पर रहता है। जब पहली बार मिट्टी के कणों की सतह का पानी दिखेगा, उसको हम बोलते हैं आर्द्रता ग्राही। नहीं, जल तो पूरा जल है, उस बिंदु को बोलते हैं आर्द्रता ग्राही गुणांक। आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही। फिर और सूखा पानी, सूखते सूखते ये पानी भी हट गया और हमने ऐसा देखा कि फील्ड में पानी की अत्यधिक कमी हो गई, उसको बोलते हैं शुष्क मृदा। कौन सी मृदा? उस शुष्क मृदा को हम उठा के लैब में लाए और ओवन में रख दिया, तवे पे। तो तवे पे फ्राई किया तो पानी थोड़ा बहुत और भी उड़ गया, उसको बोलते हैं ओवन में शुष्क मृदा। कौन सी शुष्क मृदा? ये तो खेत में शुष्क मृदा, और वो वाली। तो अब याद रखना, सबसे पहले अधिकतम जल धारण जब सारे रंध्र किससे भरे हुए हैं? अच्छा, अब बड़े वाले रंध्र क्या हो गए और छोटे वाले रंध्र भरे रहे तो कौन सा बिंदु आया? क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता में बड़े वाले रंध्र भी खाली हो गए, पौधे को मिलना बंद हो गया, कौन सा बिंदु आया? अब स्थायी मर्दान बिंदु का भी पानी खत्म हो गया, सिर्फ पौधे के कण के सतह पे रह गया। तो अब आर्द्रता ग्राही गुणांक भी खत्म हो गया, अब पूरी सूखी मिट्टी है। तो अब उस शुष्क मिट्टी को हम लैब में लाए और जला के राख कर दिया, तो ओवन में शुष्क, ओवन में शुष्क। तो आपको कितनी बातें याद रखनी है? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, शुष्क मृदा। कितनी बातें याद रखनी है? रख लोगे? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिखो क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में क्षेत्र क्षमता ही बोलते हैं पागलों। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं? ओके, जितने में लिख सको इतने में लिख लो। खेतरी ताकत, खेतरी ताकत। खेतड़ी वो नहीं जहां पे तांबे की खदान है, जहां के राजा ने किसकी सहायता की थी? विवेकानंद जी की। क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। क्या होता है क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी? यस, आप सीरियस हो जाओ यार। क्या होती है? मृदा की वह क्षमता जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जल को अपने अंदर रोक के क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो लिखिए, वह मृदा जल, वह मृदा जल जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध मृदा में रुका रहता है। हम्म
वह मृदा जल जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध मृदा में रुका रहता है। सही तो लिखा है? गलत लिखा क्या मैंने? एम आई रॉन्ग? सॉरी बोलूं? नहीं चलेगा ना? बोलूं? ओके वापस। वह मृदा जल जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध मृदा में रुका रहता है। ओके या करके लिखना। लिख लिया क्या? आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है क्या? तो नहीं आए तो भी चलेगा। बोल बोल के एकदम याद करके दिमाग में बिठा बिठा के लिखो। जितना मतलब जमा के तुम कॉपी में लिखते हो ना, इतना ही जमा के आपको व्यवस्थित करना कहाँ पे? माइंड में, ताकि लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ते। जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो कभी नोट्स नहीं बन, मेरे बहुत सारे नोट्स है, लेकिन जो अच्छे और टैलेंटेड लोग होते हैं वो कभी नोट्स नहीं बनाते। अपन तो सारे बेवकूफ है भाई। हाँ, लिख लिया? कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी की एक क्षमता ऐसी है जो पानी को नीचे जाने नहीं देती। जो क्षमता नीचे जाने देती है उसका नाम तो है, और जो नहीं जाने देती वो कब आती है? दो से किसके? 2 से 3 दिन बाद। संपूर्ण सिंचाई के या फिर संतृप्त अवस्था के, जब पूरे के पूरे रंध्र मिट्टी के पानी से भरे हुए, उसके 2 से 3 दिन बाद। उसके 2 दिन में कितने घंटे और 3 दिन में कितने घंटे? तो 48 से 72 घंटे। कंफ्यूज होने की जरूरत 24 से 26 से 26 से 37 से कितने घंटे? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, 48 से 72 घंटे में। तो याद रखना ये अवस्था कब आती है। तो क्षेत्र क्षमता मिट्टी में आती कब है? क्षेत्र क्षमता पर मिट्टी कब आती है? तो याद रखना क्षेत्र क्षमता संतृप्त अवस्था के 2 से 3 दिन बाद आती है। 2 से 3 दिन को इतना ज्यादा अंडरलाइन कर देना कि कॉपी आपके जो पेज है वो जवाब दे दे। 2 से 3 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्र क्षमता कब आती है, कितने दिन बाद आती है। अरे नोट्स मत मिला, नोट से मिलाना दे तो मैं क्यों लिखवा रहा हूं फालतू पागलों जैसे। नोट्स रूम पे जाके मिला तो यही जज बन रहा है। बोले फटाफट बताऊं सर की गलतियां। संतृप्त अवस्था के 2 से 3 दिन बाद। अब आपसे पूछा जाएगा इस अवस्था में मृदा जल तनाव क्या होता है? मृदा जल तनाव क्या होता है, कोई बता सकता है? 0.33 बार, या इसी को हम बोलते हैं 1/3 बार। बार किसकी इकाई है? दाब की, प्रेशर की, टेंशन की, तनाव की। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगा हुआ जो दबाव है। अब गिर गई तो अब आप ओपन कर सकते हो गेट है। बढ़िया। हाँ बस इससे क्या सीखे कि कुछ अच्छा करने जाओ तो गलतियां होगी, कुछ चीजें आप हाथ से फिसल भी जाएगी, लेकिन अंतिम समय में आप जीत जाओगे और खिड़की
खुल गई बस। तो आपको कभी डरना नहीं है, कोई काम करो, अच्छा काम करो, तो गलतियां होगी, 1000 गलतियां होगी, जब तक होती रही गलतियां समझना कि तुम काम कर रहे हो। क्योंकि सोते हुए आदमी से नींद में कोई गलती, मेरे से तो हो गई यार कल, नींद में पता नहीं ऐसे हाथ घुमा रहा था, पास में टेबल पड़ी थी, इतनी जोर से लगी इस वाले हाथ पे। तो हो सकता है गलतियां हो सकती है। मर्दा जल, तुम्हें सुनाई थी क्या वो कहानी मैंने? अरे वो वाली मूवी कौन सी अभी चल रही, छावा, तभी मैं इतना जोश में आ गया था। नहीं, तो सही हुआ तुम्हें नहीं सुनाई, अच्छा हुआ। अब देखो, तुम्हें गुरुत्वीय जल याद है क्या? गुरुत्वीय जल कहां से कहां तक होता है? और जीरो को क्या बोलते हैं? अरे जीरो बार को हम बोलते हैं अधिकतम जल धारणा, और 1/3 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। इसका मतलब गुरुत्वीय जल होता है अधिकतम जल धारण क्षमता और क्षेत्र क्षमता के बीच में। अरे नहीं समझे? वापस याद रखो, गुरुत्वीय जल पढ़ाया था मैंने, कौन सा जल पढ़ाया था? अरे कौन सा जल पढ़ाया था? गुरुत्वीय जल में लिखवाया था मैंने, जीरो से जीरो, अरे 33 नहीं, 0.33 बार। अब जीरो बार को तो बोलते हैं मैक्सिमम वाटर होल्डिंग, और 0.33 को बोलते हैं, तो याद रखो कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि वह मृदा जल जो अधिकतम जल धारण क्षमता और क्षेत्र क्षमता के बीच में रहता है, कौन सा जल कहलाता है? अरे भैया घूम के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ये बात तो लिखवाई, ये इनडायरेक्टली अब लिखवा रहा हूं। तो आपको ये समझना है कि अधिकतम जल धारण क्षमता और क्षेत्र क्षमता के बीच वाला जल गुरुत्वीय जल का और क्या नाम है? कैसे पागलों जैसी बात करे, केशीय जल वो अलग है, कौन सा जल? तो स्वतंत्र जल भी कहां से कहां तक? अरे बीच में किसके? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और अधिकतम जल धारण क्षमता और जीरो और फिर 33। अरे ये आदत लग जाएगी 33 की, फिर तुम 0.33 आएगा ही नहीं, माइंड में क्या आएगा? 33 आएगा, फिर तुम लिखोगे 100/3। हाँ यही तो लिखा था सर ने, 1/3 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा गलत। तो भैया गलत याद ही क्यों करना, 33 बोलना ही क्यों, क्या बोलना आपको? और क्या बोलते हैं इसको? ओके चलो, लिखोगे गुरुत्वीय जल किस किस के बीच में होता है? आगे लिखो, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे। अच्छा अच्छा, क्षेत्र क्षमता में और क्या लिखवाया जा सकता है? 2 से 3 दिन लिखवा दिया, 0.33 बार लिखवा दिया, और कुछ लिखवाया नहीं जा सकता। 3 नंबर पे लिखो स्थायी मलानी बिंदु। अरे वो भूल गया, तू पहली बार हिंदी में बोला यार। कौन, वो कहां गया भैया? हाँ बहुत सारे टीचर तो डरे हुए कि वो अपने लैंग्वेज में पता नहीं कुछ बातें करता रहता है। हाँ हिंदी बोला कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसने बोला? अच्छा दूसरा, अच्छा साथ वाला बोला, दोनों ही भरतपुर से हैं कि धौलपुर से? अरे नहीं, हिंदी बोल, हिंदी। तेरी लैंग्वेज की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा सबकी अच्छी है, अपनी मदर टंग है, लेकिन यहाँ फिर क्या है, फालतू बच्चों को ज्यादा ही पसंद आ जाएगी लैंग्वेज। ओके, स्थायी मलानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, लिखिए PWP। क्या होता है स्थायी मलानी बिंदु? क्या होता है? हाँ वही लेंगे। ओके, स्थायी मलानी बिंदु क्या होता है? वह अवस्था मृदा जल की जब पौधे मुरझाने लगते हैं। तो लिखिए मृदा जल की वह अवस्था, मृदा जल की वह अवस्था, इंतजार किसका है? मृदा जल की वह अवस्था जब पादप वह अवस्था जब पादप मृदा से जल ग्रहण नहीं कर पाते एवं क्या होने लगते हैं? मुरझाने लगते हैं। क्या कहलाती है? स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाती।
कोई मुझे ये नहीं पूछेगा सर पीडब्ल्यूपी क्या है, ये परमानेंट विल्टिंग, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, बिंदु नहीं बिंदु। ओके, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, क्या हुआ, पौधे पानी ले नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे मतलब पानी है ही नहीं। और जब मिट्टी सूखी हुई है तो पौधे को मिलेगा, संपूर्ण सूखी हुई नहीं है, पानी तो है लेकिन पौधे नहीं कर पा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थायी मलानी बिंदु। याद रखो, मृदा जल तनाव कितना होता है, अरे सब जगह इतना ही होगा क्या, मृदा जल तनाव होता है 15 बार। कितना बार, 15 बार। कितना बार, अरे भैया याद करो ना, उपलब्ध जल कहां से कहां तक था, मैंने तो ये कभी ऐसा नहीं बताया है, मैंने तो आज तक ये नहीं बताया कि स्थायी मलानी, कब बताया, पिछली क्लास में, नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, अभी बताऊंगा मैं, अभी कुछ नहीं, यही बताया 15 बार, लिखो। अरे कब बता दिया मैंने, नहीं बता, अभी सुनो 2 मिनट, 2 मिनट बाद कॉन्सेप्ट आएगा, फिर मेरा टाइम भी हो रहा है जाने का। स्थायी मलानी बिंदु, वह बिंदु जब पौधे को पानी मिलना क्या हो जाए, पौधे को पानी मिलता कहां कहां है, 0.33 से, उसी को कौन सा जल बोलते हैं, उपलब्ध जल फिर केसीय जल, उपलब्ध जल, कौन सा जल, आज नहीं पढ़ोगे जल तो तुम्हारा नहीं आएगा, हाँ, और तुम्हारा जब नहीं आएगा कल तो मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी, वाह यार मैं तो कभी हो गया, स्थायी मलानी बिंदु, और मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी शक्ल तो तुम बोलोगे अबे, वाह यार। ओके, मृदा जल की वह अवस्था जब पादप मृदा से जल ग्रहण नहीं कर पाते, मतलब अब ग्रहण कर नहीं रहे, तो करते कहां कहां है, 0.33 से 15 तक, उसको बोलते क्या है, 0.33 को क्या बोलते हैं, क्षेत्र समता, और 15 को क्या बोलते हैं, स्थायी मलानी बिंदु। तो उपलब्ध जल होता है क्षेत्र समता से, क्षेत्र समता से, क्षेत्र समता से, क्षेत्र समता से मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक कौन सा, गुरुत्व, कौन सा, तुम क्या कंफ्यूज क्यों हो रहे होते, अब कल अपन स्केल बढ़ा के पढ़ेंगे, यहां तक लिख लिया, ओके, एक बात इसमें और लिख लो, हाँ कल अपन इसको और पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर एक लाइन और लिख लो, इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, हाँ सूरजमुखी, मेरी सबसे प्रिय हेलियंथस एनस, तुम सब सूरजमुखी बोलते हो, विदेश से आई थी, विदेशी महिला है, नाम क्या है, अरे हेलियंथस एनस, भूल गए क्या तुम लोग, याद तो है, अरे सूरजमुखी कौन है पता तुम लोगों को, नहीं तुम भूल गए।